जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और बात करूंगी कि हमारी कोशिश होती है ख़ासतौर से जी टीवी के मॉर्निंग शो में हम ख़वातीन के जो इश्यूज़ हैं उन पर काफ़ी बात करते हैं। और आजकल एक इशू जिसके बारे में हम बहुत सुन रहे हैं और ख़ास तौर से जो ख़वातीन हैं उनको बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जिन पे वो अपने डिस्कस नहीं करती, ना घर पे ना डॉक्टर से। इस पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे कि भाई हमल के दौरान जो ख़वातीन हैं उनमें जो मसले मसाइल होते हैं, पेचीदगियाँ होती हैं और ख़ास तौर से रहम का सरतान यानी सर्विकल कैंसर। अदाद शुमार के मुताबिक हर साल तकरीबन 11,000 माएँ दौरान हमल अपनी जान जो हैं वो गंवा बैठती हैं। और जबकि सर्वाइकल जो कैंसर है उसकी वजह से लगभग 5,000 ख़वातीन मुतासिर होती हैं और 3,000 ख़वातीन जो हैं इसकी वजह से मौत का शिकार होती हैं। और अभी मैं ये काफ़ी दिन से सुन रही हूँ कि एक वैक्सीन भी इसके लिए आई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद होंगी एक माहिर गायनाकोलॉजिस्ट और माहिर ग़िज़ायात जो हमें बताएंगी कि इस ख़तरनाक सूरत हाल में सबसे पहले तो ये कि इसकी वजूहात क्या हैं, इस ख़वातीन को किस तरह फोकस करना चाहिए, कौन सी ऐसी चेंजिंग या तब्दीलियाँ हैं जो आपको अगर महसूस हो तो कब आपको जो है फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ख़ासतौर से अपनी गायनी के पास जाना चाहिए। तो जनाब इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते फिर इनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर आयशा अब्बास साहिबा, माहिर ग़िज़ायात हैं एंड डाइटिशियन हैं। और साथ साथ यही पूछूंगी, सबसे पहले आपको वेलकम करूंगी कि जब मैं ये बातें कर रही हूँ तो मुझे हो रहा है कि मैं जो कुछ है ना सब अभी कह दूँ ना। और क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है डॉक्टर साहिबा, यहाँ पे हम लोग इस पर बात करते हुए बहुत हेजिटेट महसूस करते हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये बताइए कि ख़वातीन को दौरान हमल जो ग़िज़ाएँ हैं उसको किस तरह मैनेज करना चाहिए, क्या ख्याल करना चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर वो अपनी ग़िज़ा का ख़याल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे तरीके से रखती हैं और बैलेंस डाइट लेती हैं तो वो बहुत सारी पेचीदगियों से बच सकते हैं। और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ठंडा और गर्म के कॉन्सेप्ट से मना करवा दिया जाता है कि ये चीज़ें आप ना इस्तेमाल करें और ये आपके लिए गर्म होंगी। और उनमें ख़ासकर आ जाता है अंडा और गोश्त का इस्तेमाल। हालांकि जो ख़वातीन प्रेगनेंसी से गुज़र रही होती हैं उनके लिए गोश्त का इस्तेमाल और अंडे का इस्तेमाल इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है जी। क्योंकि उन्हीं में उनको मिलता है प्रोटीन। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से उनको कमज़ोरी भी होती है, नकाहत भी होती है और वो बहुत ज़्यादा लेके आप महसूस करते हैं कि जी ख़वातीन के अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, वो काम काज नहीं कर पा रही। तो आप जो है उनके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं कि जी ये सारा दिन बिस्तर पे पड़ी रहती है, काम नहीं कर पाती, मिजाज में चिड़चिड़ापन होता है। तो पता चलता है जी खून की कमी है। तो इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ खुराक से होता है। अगर आप उनको अच्छी प्रोटीन डाइट देते हैं जिसमें दूध है, अंडा है, गोश्त है, दही है, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। और जहाँ तक सवाल है प्रेगनेंसी का, तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो जब आपको पता चल गया है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, आपको प्रॉपर तरीके से गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवानी है। और साथ ही साथ आपको फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ये भी ज़रूर लेने हैं। ब्लड टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी हैं। और एक ऐसा प्रॉपर डाइट प्लान न्यूट्रिशनिस्ट से बनवाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा ना हो और आपकी जो खुराक है वो बहुत बैलेंस्ड हो। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ऐसी खुराक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वैल्यू ना हो, जिसमें ज़ीरो कैलोरीज़ हों काम वाली, यानी कि केक्स और पेस्ट्रीज़ और पराठे और यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि आपको मज़ा तो दे रही हैं लेकिन ना माँ को फ़ायदा दे रही हैं ना बच्चे को। उसमें जो खुराक आनी चाहिए वो फलों की और सब्जियों की और ग्रीन कलर के लीफी वेजिटेबल्स की, ये वाली चीज़ें। और यही चीज़ें वो होंगी जो कि इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। हमारे यहाँ जो परसेंटेज निकल रही है वो ब्रेस्ट कैंसर के बाद इतनी ज़्यादा, वो नंबर 2 सर्वाइकल कैंसर की आ रही है। उसकी परसेंटेज इतनी ज़्यादा क्यों है कि ख़वातीन अपना रेगुलर चेकअप नहीं करवाती। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए जहाँ पे अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसी तरह सर्वाइकल कैंसर के लिए जो है वो पैप स्मेयर होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहती हूँ कि वैक्सीन जो कि इंट्रोड्यूस हुई है और अब ये स्कूल्स में और मुख्तलिफ़ हस्पतालों में 15 तारीख से लेके 26-27 तारीख तक लगाई जा रही है। तो ये हमारी इतनी बड़ी खुशकिस्मती है
क्योंकि पहले ये कैंपेन और मुल्कों में, दुबई वगैरह में भी हुई थी और वहाँ पे भी बहुत सक्सेसफुल हुई, और इतनी ये महंगी वैक्सीन थी जो कि अब यहाँ पे मौजूद है। तो ज़रूर बच्चियों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़ाहिर है माएँ ही बच्चियों को लेके जाएंगी, लेकिन पता ये चला कि इसके बारे में इधर उधर बातें सुनने में पता चली। बात यह है कि जो HPV वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है सर्वाइकल कैंसर का, और इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो मेल से फीमेल तक जाती है। ठीक है, आपको नहीं पता कि खुदा न खास्ता कौन कब कहाँ से ये वायरस आपको आपकी बेटी के अंदर लग जाता है या ट्रांसमिट हो जाता है। तो अगर ये वैक्सीनेशन वंस इन अ लाइफ टाइम होती है, ये हुई भी है, तो आपकी बच्ची जो है इस मूजी मर्ज से जो है आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डाइट का रोल इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, जिसमें प्रोटीन बताया मैंने, अंडा, गोश्त, दूध और दही, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बताए और मुख्तलिफ़ अक़साम के फल बताए, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। अगर आपकी अच्छी डाइट है, आपकी बच्ची की अच्छी डाइट है, तो इसका मतलब है कि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। कोई आपको वायरस जो तो वायरस उसके ऊपर अगर आता है, हमने कोविड में भी देखा कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था उनको वायरस कुछ भी नहीं कह सका, लेकिन जो लोग वीक थे उनको वायरस ने अटैक किया। तो इसी तरीके से अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वायरल इन्फेक्शन कुछ भी नहीं कर सकेगी। तो डाइट इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, और वंस इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप इसके साथ फाइट कर सकते हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन ख़ास तौर से बहुत देखा है हमने कि हमारी ख़वातीन जो हैं अपनी खुराक पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही होती, बस ये सोची होती है कि ख़ास तौर से वो प्रेग्नेंट ख़वातीन वो ये सोची होती है कि हम जो खाएँगे हम अपने लिए नहीं, हम बच्चे के लिए खा लेते हैं, चलें इतना कर लेते हैं। या वो आपने इस तरह कहा कि फॉलिक एसिड लेना, अंडा बिल्कुल छोड़ देती हैं, आपने बिल्कुल सही कहा है, दूध लेना ख़त्म कर देती हैं। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं डॉक्टर आयशा जो लाजमन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़वातीन को शामिल करनी चाहिए अपनी खुराक में? लाजमन रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ये जो चीज़ें मैंने बताई, इसके अलावा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइड्रेशन लेवल से वो बहुत घबराती हैं कि जी हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा। उसके अलावा उनको ये बहुत कंफ्यूज कर दिया जाता है कि बच्चे के कॉम्प्लेक्शन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो गोश्त का इस्तेमाल अगर तुम करोगी या आयरन का इस्तेमाल करोगी तो बच्चे की जो पैदाइश होगी वो बच्चा काला होगा। तो ये इस किस्म की ऐसी बातें हैं जिसमें औरत अपना नुकसान खुद कर लेती है। इवेंचुअली क्या होता है कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप कर जाता है। जब हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि उसकी खुराक सही नहीं है, उसके आयरन लेवल्स नीचे गिरे हुए थे, उसने ना अंडा लिया, ना गोश्त का इस्तेमाल किया, ना आयरन सप्लीमेंट्स लिए, उसका हीमोग्लोबिन लेवल गिर गया। एंड में जब डिलीवरी का टाइम आया तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई जो उसके बच्चे तक भी पहुंची। तो खुराक शुरू से मॉनिटर करना ज़रूरी थी। अच्छा, इसी बात को अगर हम दूसरी तरफ भी लेके जाएं और अगर उसने बेकरी स्टफ़ बहुत ज़्यादा लिया है, प्रोसेस फूड्स बहुत ज़्यादा लिए हैं, तलन बहुत ज़्यादा लिया है और वो हैवी वेट की तरफ चली गई है, तो तब भी ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। फिर ये लोग ब्रेन करते हैं कि जी हमें सी सेक्शन की तरफ लेके गए, तो भाई आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका वेट इतना ज़्यादा है, तो नॉर्मली हम बेबी को डिलीवर कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, बहुत तो अच्छी आपने डाइट बात शुड बी वेरी बैलेंस्ड, और आप अपना वेट इतना रेगुलर मेंटेन करें कि 10 से 12 किलो से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात की, और ये अवेयरनेस जो डॉक्टर आपको खुद ही बता देते हैं कि आपको कितना वेट जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उसको पुट ऑन करना है, उसके लिहाज से जो आपको डाइट बैलेंस रखनी चाहिए। लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ हैं। अभी हमें ज्वाइन किया डॉक्टर अदीला ताहिर, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं। बात कर रहे हैं हम सर्विकल कैंसर पे। इनसे मिलते हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपसे मैं बिल्कुल अपनी पूछूंगी आपकी सुबह कैसी हो। आपने मुझे बता दिया कि कितनी आप बिजी रही और एक बेबी डिलीवर करवा के आप आ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, 7:30 बजे वो डिलीवर हुआ एग्जैक्टली, और उसके बाद बस थोड़ी देर नैप लिया एंड जस्ट आई एम हियर। चलें, हम अब बात स्टार्ट करते हैं यहीं से कि भाई अभी हम जो बहुत ज़्यादा इस वक्त बात चल रही है कैंसर के ऊपर, तो बात होती है, ख़वातीन के हवाले से ब्रेस्ट कैंसर पे बात होती है, लेकिन
अब जो सेकेंडली हम बात करें कि सेकंड जो कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है वो है रहम का सरतान यानी सर्वाइकल कैंसर। Yes. तो ये क्या होता है, वजह क्या होती है इसके होने की? बेसिकली सर्वाइकल कैंसर जो होता है, यूट्रस, अगर यूट्रस या रहम की बात करें तो यूट्रस दो चीज़ों में डिवाइड होता है। एक यूट्रस है जिस बॉडी है और सर्विक्स है, फंडस है, बॉडी है एंड सर्विक्स है। अब जो सर्विक्स होता है ना, दैट इज द मोस्ट एक्सपोज पार्ट। जब जिस वक्त सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, इट इज़ द मोस्ट एक्सपोज पार्ट। तो वो जो एरिया होता है उसका कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। वो सर्विक्स है तो सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। ये कॉमनेस्ट कैंसर इसलिए हो चुका है क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसका नाम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जो HPV के नाम से जाना जाता है। और मोस्ट कॉमनेस्ट, वैसे तो HPV वायरस जो होता है वो वार्ड्स भी करा रहा है, एनल वार्ड्स भी करवा रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें करवा रहा है। बट उसमें जो 16 और 18 और 30 एंड 31, दीज आर द 4 स्ट्रेन जो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर करवा रही हैं। वो बेसिकली क्या करती हैं, ये मेनली जो है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। सो आप ये होता है कि आप मोस्टली जो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, या सर्विक्स या HPV वायरस इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट वायरस जो आपको लग भी सकता है बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी। जैसे नॉर्मली हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में वी आर लिमिटेड टू 1 पार्टनर, बट स्टिल सर्वाइकल कैंसर इज़ कॉमन क्योंकि ये एक कॉमन वायरस है जो हवा में है, इस वजह से आपको लग सकता है। बट मेनली जो हमारे यहाँ अब अवेयरनेस इसलिए आ रही है कि सर्वाइकल कैंसर हमारे यहाँ पे भी कॉमन होने लगा है। तो डॉक्टर साहब भाई, किस एज में इसका खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? देखिए, जैसे ही आपकी सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट होती है, वैसे तो 9 to 13 जो आजकल कैंपेन चल रही है उसमें 9 to 13 इसलिए कहा जा रहा है कि वेस्ट में जो 13 इयर्स के बाद लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, तो उनके यहाँ 13 इयर्स से पहले उसकी प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन लगाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि हम लोग भी बिकॉज वी आर लिमिटेड टू 1 पार्टनर, और हमारी शादियां जो होती हैं वो टीनेज अगर हम गाँव की बात ना करें तो नॉर्मली अगर आप अर्बन एरियाज की बात करें तो 18 इयर्स के बाद शादी होती है। तो 18 इयर्स से पहले, 20 इयर्स से पहले, इफ़ यू आर नॉट मैरिड, तो आपको वैक्सीन इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि HPV वायरस से आप एक्सपोज नहीं है, बिकॉज यू आर वर्जिन एट दैट टाइम। सही। सो आपको वैक्सीन जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से प्रिवेंट करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे और भी बात करती हूँ, आपसे पूछूंगी आपसे कि भाई इसके क्या सिम्टम्स होते हैं इस कैंसर के। लेकिन हम आपसे मैं ये जानना चाहूँगी इस वक्त डॉक्टर आयशा कि अभी जिस एज का जिक्र किया, इस एज में तो बच्चियाँ खाना पीना बिल्कुल ही बंद की हुई होती हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र होती है कि हमें बिल्कुल ही स्किनी दिखना है और ज़ीरो साइज़ दिखना है। तो यहाँ बच्चियों को आप थोड़ा गाइड करें कि जब हम बच्चियों को ये बता रहे हैं कि वैक्सीन उनके लिए कितनी ज़रूरी है, ग़िज़ाइयत उनके लिए कितनी ज़रूरी है, ताकि अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको वो ऑटोमेटिकली बिल्ड कर सकें। देखिए, बच्चियों के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो सारी ही मदर्स उसको फेस कर रही हैं। उसमें दोनों चीज़ें हैं, या तो बच्चियां घर का खाना खाने को तैयार नहीं हैं जी। हर घर में एक ही प्रॉब्लम चल रही है, और उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोसेस फूड्स की तरफ है। उनको जंक फूड ऑर्डर करना है, जो भी आप उनके आगे बना के रखें वो उसको नापसंद करते हैं। हर जगह की यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, हर जगह। अब ये चीज़ें उनको टैकल जो करनी है, माँ ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ होती है कंपेयर टू फादर्स। अब उनको ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तरीके से लेके बैठना और ये सारी चीज़ें बताना। अब सोशल मीडिया पे भी इतना ये शोर उठा हुआ है और ये इतनी ज़बरदस्त कैंपेन है जो शुरू हो रही है, और मैं कल से देख रही हूँ कि इतने मैसेजेस आ रहे हैं और इतना लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है इसके बारे में। तो ये बाकायदा बताना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आप लेके बैठें, ये भी बताएं कि भाई ये वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्या चीज़ है, और इसके लिए इम्यून सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होता है, कोविड वायरस से भी लोग बचे थे, तो और भी आप बहुत सारे, फ्लू है जैसे कि जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, बार बार उनको फ्लू हो रहा होता है, तो जो बच्चे वैसे भी उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए अंडे का इस्तेमाल रोज़ाना डेली तौर पे, दूध का इस्तेमाल ज़रूरी है। बच्चा नाश्ता किए बगैर तो जाए ही नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है कि बगैर नाश्ता किए बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद स्कूल के अंदर भी उनका प्रॉपर एक लंच बॉक्स हो, चैम्बर्ड लंच बॉक्स होता है जिसमें फल हों, नट्स हों, एक घर से सैंडविच जाए, वहाँ से वो चिप्स का पैकेट जिसमें 3 चिप्स होते हैं और जूस होता है चीनी वाला पानी, उसका कोई फ़ायदा नहीं।
फिर घर आके बाकायदा वो चपाती के साथ सालन या चावल के साथ सालन या सब्ज़ी या दाल जो हमारी स्टेपल डाइट है वो लें। और उसके बाद शाम में उनकी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर हो जिसमें बाकायदा उनका पसीना आए। उसके बाद दूध, लस्सी, जूस, नारियल पानी, जो भी चीज़ है, और रात का खाना। अब आ जाता है जंक फूड। इसको आप मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते, ना बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ जिसको आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे उसकी ख्वाहिश उभरती है, बच्चों के अंदर और ज़्यादा बगावत आती है। तो उसका कोई भी एक दिन तय कर लें कि जी सैटरडे का दिन है या संडे का दिन है, पूरी फैमिली, माँ बाप बच्चे सारे जाएंगे और उस तरीके से हमने बैठ के खा लिया। लेकिन रेगुलर बेसिस पे बच्चों को 200, 500, 400 रेगुलर देना बिगाड़ने वाली बात है। ना वो तेल सही है, वो ट्रांस फैट्स हैं, यानी कि वो एक ही तेल में बार बार चीज़ें बनती हैं, वही आपके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, वही जाके से जो है बिगाड़ पैदा हो गया। हाँ, और उनका इम्यून सिस्टम भी वीक हो रहा है, वज़न उनके बढ़ रहे हैं, बच्चियों के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा हैं, पीसीओएस कितना ज़्यादा है, फेशियल हेयर है, बाल गिर रहे हैं, एक्नी है, पीरियड्स के इतने सारे मसाइल हैं। तो ये सारा सिस्टम रिलेटेड है, इन्हीं बच्चियों ने कल जाके माँ बनना। बिल्कुल, जब सिस्टम ठीक नहीं होगा तो फिर ये मसले मसाइल आएंगे। डॉक्टर अदीला, ये सर्वाइकल कैंसर जो है इसकी कितनी जो है इकसाम है, ये आप बताइए, और साथ साथ ये कि इसकी अलामात क्या हैं? अच्छा, सर्वाइकल कैंसर जो होता है ना, बेसिकली इसको कैंसर में तब्दील होने का इसकी स्क्रीनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि अगर ये आपको मिल गया है वायरस, मतलब आपके अंदर ट्रांसमिट हो गया है, तो इसको कैंसर बनने का जो ट्रांसिशन होता है इट्स 10 ईयर्स। ठीक है, तभी सर्वाइकल स्क्रीनिंग, सर्वाइकल वैक्सीन जितनी इंपॉर्टेंट है ना पाकिस्तान में, उतनी ही सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं वेस्ट की बात करूँ ना, तो वहाँ पे ये नॉर्मली एक अगर आप किसी भी गायनी क्लिनिक में जाएंगे ना, तो वो सबसे पहले आपका पैप करेंगे, पैप स्मेयर, जो बेसिकली सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है, जिसका प्रोटोकॉल ये है कि एवरी रिप्रोडक्टिव फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव है, शी हैज़ टू गो थ्रू दिस, स्पेशली ओवर 19 ईयर्स। उसके बाद स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ जाती है अगर आपको HPV वायरस मिल गया है एंड उसमें चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। बेसिकली एवरी 3 ईयर्स पैप स्मेयर होना चाहिए। पैप स्मेयर क्या होता है कि आपने स्पेक्यूलम डाला सर्विक्स के अंदर, क्योंकि सर्विक्स इज़ वन ऑफ द एक्सपोज पार्ट। जैसे हम पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, हम एक स्पेक्यूलम डालते हैं, हमें सामने सर्विक्स नज़र आ रहा होता है, उसमें से एक चम्मच की तरह का एक चीज़ होती है या ब्रश होता है, वो लेके आपने उसमें 360 डिग्री रोटेट करना होता है, और उसकी साइटोलॉजी, ब्रश साइटोलॉजी होती है, लिक्विड साइटोलॉजी होती है, इसके लिए स्पून होता है, जिस स्पेशल स्पून डिज़ाइन होता है जिससे स्मेयर निकाला जाता है, और वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है। अगर साइटोलॉजी पॉजिटिव आती है तो मतलब ये कि ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स तब्दील हो सकते हैं कैंसर के अंदर। लेकिन 10 इयर्स का आपने कहा, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है, अब ये यहाँ पे अगर पैप में ये पॉजिटिव आ गया तो सर्वाइकल कैंसर पकड़ा गया। तो वैक्सीन क्या होगी? वैक्सीन इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आपने वैक्सीन लगाया, इसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद जब एक औरत सेक्सुअली एक्टिव हुई तो उसने अपना सर्वाइकल स्क्रीनिंग एवरी 3 इयर्स प्रोटोकॉल पे चलने लगी। ठीक है। ग्लोबल, जैसे अगर मैं उसकी बात करूं कि इंग्लैंड की बात करूं, तो वहाँ पे प्रोग्राम है सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम, वो एवरी 3 इयर्स हर पेशेंट का स्क्रीनिंग करते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पता चलेगा एक फीमेल को? हमारे यहाँ तो स्क्रीनिंग का मामला है ही नहीं ना, हम तो ऐसे हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चों की शादी होती है, प्रेग्नेंट होती है, जब भी वो एक गायनी के पास जा रही हैं, ऐसे तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो इसी वजह से जब फर्स्ट विजिट जो पेशेंट्स का पहले इंटरेक्शन होता है, वो ज़्यादातर प्रेगनेंसी से में होता है, तो उस वक्त ये टेस्ट हो सकता है। उस वक्त ये टेस्ट हो सकता है, उससे पहले भी ये टेस्ट हो सकता है। अगर कोई भी वजाइनल डिस्चार्ज के साथ या किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास कोई भी बच्चा प्रेजेंट करे, कोई भी लड़की प्रेजेंट करे, यंग लड़की, उसका ये टेस्ट होना चाहिए अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है, मैरिड है। दूसरी चीज़ ये कि ये एवरी 3 इयर्स रिपीट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो रहा है तो एवरी 3 इयर्स में ये इसको पकड़ सकते हैं। इसके बाद कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन, अगर हमें कोई सस्पिशियस सेल या हमें नज़र आता है कोई ग्रोथ है, या हमें नज़र आता है कि सर्विक्स अनहेल्दी लग रहा है, बहुत ज़्यादा पेशेंट वजाइनल डिस्चार्ज, रिपीटेड वजाइनल डिस्चार्ज के साथ आपके पास प्रेजेंट कर रही है, तो फिर आप उसका पहले उसका वजाइनल डिस्चार्ज को ट्रीट करके पैप स्मेयर लेना चाहिए। और अगर आपको सस्पिशियस एरिया नज़र आता है तो उसको हम रेफ़र करते हैं फॉर कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन। कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन एक कैमरे का टेस्ट है, जिसको हम सर्विक्स के अंदर ही वो कैमरा फिक्स करके सेल्स को उसी वक्त जज कर लेते हैं, और वहीं से हम एक बायोप्सी ले लेते हैं टू सी कि कैंसर ग्रो कर रहा है या नहीं।
फिर इसके बाद अगर वो फुल ब्लोन कैंसर होता है तो पेशेंट ज़्यादातर जो मेनली आती है वो सिवियर वजानल डिस्चार्ज के साथ, जो पसी होता है, येलोइश ग्रीनिश कलर विद अ लॉट ऑफ स्मेल। और ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर का जो टारगेट पॉपुलेशन है ना, दैट इज़ नॉट 50, दैट इज़ नॉट 60, दैट इज़ 30, 35, 40, यानी वो एज जो सबसे मतलब मोस्ट मेच्योर एंड मोस्ट एनर्जेटिक वो होती है, आपका लाइफ का पार्ट होता है। बिल्कुल। और उसी वक्त ये कैंसर हो जाता और है। ऐसे वक्त में खवातीन को अपने ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए, अवेयरनेस और इसीलिए हम दूसरी दे रहे बात हैं ये कि जब ये कैंसर फैलता है ना, तो ये कैंसर डायरेक्टली यूट्रस को तो इन्वॉल्व करता ही है, साइड में ये यूरेटस को भी इन्वॉल्व कर लेता है, पेल्विक वॉल्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो इसकी इरेडिकेशन और इसकी सर्जरी इज सो पैथेटिक सर्जरी कि पेशेंट की पूरी लाइफ मॉर्बिड हो जाती है। मतलब 35 की ईयर्स अगर हमने वो लाइफ सेविंग सर्जरी परफॉर्म कर भी ली तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगा। और तो इसके लिए अच्छी बात है कि एचपीवी वैक्सीन आ गई, वैक्सीन अब आ गई है और फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है, तो इस पे जरूर फोकस करें। और भी बात करते हैं, डॉक्टर आयशा भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अदीला भी हमारे साथ हैं, आप भी रहिएगा हमारे साथ। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा अब्बास और इधर डॉक्टर अदीला ताहिर बैठी हुई हैं, और हम इनसे ही जानने की कोशिश करें कि भाई ये जो रहम का सरतान है इसका बरवक्त इलाज कराना क्यों ज़रूरी है और किस तरह इसकी अवेयरनेस हो। डॉक्टर आयशा, आपकी तरफ आती हूँ, ये मुझे आपसे पूछना है, ये वैक्सीन जब से हमें भी पता चला है तो मेरे सामने भी रील्स पे रील्स कहीं कुछ कोई अच्छा कह रहा है तो कोई बुरा कह रहा है, कोई ये कह रहा है हम बच्चों को स्कूल ना भेजें क्योंकि 9 to 14 ईयर्स की जो है गर्ल्स उनके लिए ये वैक्सीन है। तो ज़रा बताएं लोगों को कि क्या कहेंगी इस पर आप? नहीं, मैं कल से देख रही थी कि वो ख़वातीन जो कभी ग्रुप्स में लिखती भी नहीं थी वो भी अब ग्रुप्स पे एक्टिव हो गई हैं और बाकायदा मैसेजेस कर रही हैं कि नहीं बच्चों को स्कूल भेजें। और मुझे इस कदर अफसोस होता है कि पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया, हमारे यहाँ से ख़त्म नहीं हो पाया। इसी वजह से, इसी मैं कहती हूँ कि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, कि कभी पोलियो के ऊपर कोई बात शुरू कर देते हैं कि वो कतरे भी बच्चों को ना पिलाएं, और वो मासूम बच्चे जो इतनी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं इस वजह से। आज हम कितने खुशकिस्मत हैं कि ये वैक्सीन यहाँ पे आ गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चियों को लगाई जा रही है। अभी डॉक्टर साहिबा ने कितनी डिटेल में, कितनी डेप्थ में जाके इस कैंसर का बताया, क्या लाइफ रह जाती है। और सर्जरी के बाद भी कोई इसकी गारंटी नहीं है, आप बचते नहीं बचते। कैंसर तो इधर उधर निकल जाता है, उसके बाद कितने चांसेस रह जाते हैं। लीथल चीज़ है, मूजी इसको हम जिसको कहेंगे। तो अगर एक चीज़ आ गई है जिससे कि हम अपनी बच्चियों को बचा सकते हैं तो वाई नॉट। और दूसरी बात ये हो जाती है कि एहतियात इलाज से बेहतर होती है। आपने डाइट भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वायरस से अगर आप एक्सपोज हो गए, देखिए हम भी बेटियों की माएँ होती हैं, हमें नहीं पता होता कि हम जिस बंदे से अपनी बच्चियों की शादियां कर रहे होते हैं कोई फरिश्ता नहीं होता, हर तरह की चीज़ें होती हैं। और वायरस तो वायरस है, उसका एक्सपोजर किसी भी, तो हम जिस हद तक अपने बच्चों को महफूज कर सकें, हम दुआ उनके लिए कर सकते हैं, सब कुछ है, ज़रूर करना चाहिए। और बजाय इसके कि हम मिस इन्फॉर्मेशन जो है इधर उधर स्प्रेड कर रहे हों, जो चीज़ आ गई है उस पर ज़रूर हम शामिल हाल हों और बच्चों को बचाएं। बहुत अच्छी बात आपने कही जी। कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, अकील बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसे मैडम? जी, क्या पूछेंगे डॉक्टर साहिबा से? मैडम मेरा सवाल डॉक्टर अदीला ताहिर से है जी। मेरी शादी को तकरीबन 8-9 साल हो चुके हैं। मेरे 3 से 4 बार प्रेगनेंसी हुई है, और 3 से 4 बार मिसकैरेज हो रहा है। समझ नहीं लग रही कि क्या इशू बना हो। जब डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराते हैं तो कहते हैं ऑल ओके, लेकिन कुछ भी ओके नहीं नजर आ रहा। ओके, 3 से 4 मिसकैरेज हो चुके हैं, इनकी शादी को 4 साल हो गए हैं। सही, तो उनको रीज़न समझ नहीं आ रही। ठीक है अकील, आपको ऑन एयर जो है आंसर करते हैं जी डॉक्टर अदीला। 3 से 4 साल के 4 साल मिसकैरेज को हो चुके हैं, तो ये कॉजेज में जो है 4 साल शादी को हो गए, मिसकैरेज जितने हो गए? हाँ, 4 साल शादी के हो गए और 3 से 4 मिसकैरेजेस हो गए। तो इसको हम रिकरेंट जो 3 एंड मोर मिसकैरेजेस होते हैं, उसको हम रिकरेंट मिसकैरेजेस के क्राइटेरिया में जज करते हैं। अब रिकरेंट मिसकैरेजेस के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, उसमें 75% कॉज तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी ही होती है। उसमें हम हिस्ट्री लेते हैं कि आपकी फैमिली के अंदर कोई बर्थ डिफेक्ट्स वाले बच्चे हैं, कंसेंजुअस मैरिज लाइक कज़न मैरिजेस तो नहीं है। एंड जो 75% दीज आर नॉन अवॉइडेबल फैक्टर्स,
अगर क्रोमोसोम है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिल रहा है, तो मिसकैरेजेस की कॉज ये हो सकती है। 35% जो होते हैं उनमें डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, लाइक यूट्रस का शेप सही नहीं है, मतलब दो यूट्रस के फंडस हैं, या दो बच्चेदानी के मुंह हैं, या बच्चेदानी के अंदर जो है वो हार्ट शेप है, तो उसमें भी मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। दूसरा जो हमारे आजकल कॉमन हो रहा है वो एक चीज़ जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं, जिसमें ब्लड थिक हो जाता है, उसको हम थ्रोम्बोफीलिया कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में। उसमें ये होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, उस प्रेगनेंसी को औरत का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है और क्लॉट्स बनाना शुरू कर देता है, और वो सारे क्लॉट्स बेबी के पास जाके लग जाते हैं और हार्ट बीट आती है और वो चली जाती है, मिसकैरेज की शक्ल, वो मिसकैरेज की शक्ल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मिसकैरेजेस कौन से ट्राइमेस्टर के हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर यही होता है कि क्रोमोसोमल, जिसमें हार्ट बीट नहीं आई होती, उसमें ज़्यादातर यही होता है कि बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट है, जिसकी वजह से एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है आपकी बॉडी के अंदर, एक क्वालिटी चेक मैकेनिज्म है कि अगर कोई बर्थ डिफेक्ट वाला बच्चा है वो ग्रो ही नहीं करता। ठीक है डॉक्टर अदीला, अब हम ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। एचपीवी का इतना अच्छा इन्होंने समझाया और बताया कि भाई बहुत ज़रूरी है और यकीनन अपनी बच्चियों को लगवाएं। यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगी कि एचपीवी ज़रूरी तो है, ये हमें समझ आ गया है, लेकिन इसको लगाने के बाद कितने % जो है चांसेस नहीं होते कि आप क्योर रहेंगी, आप सेफ रहेंगी? देखिए तकरीबन जो उसका सक्सेस रेट है ये 90% तक फॉल करता है, 90%, 70 to 90 के % के बीच में फॉल करता है अगर आपने ये वैक्सीन। वैसे तो कैंसर जो है, जो सर्वाइकल कैंसर, वो बहुत सारी एचपीवी स्ट्रेन से होता है, लेकिन जो हमारी जो एचपीवी वैक्सीन है जिसमें जो स्ट्रेन है दैट इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट, इसलिए उसकी वैक्सीन जनरेट होगी है तो हमें वो लगानी चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं। मिथ्स ये है कि सोशल मीडिया पर बहुत मिथ्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कैंपेन इसके खिलाफ चल रही है। ये सबसे ज़्यादा ये है कि इनफर्टिलिटी कॉज करती है। नो, इट डज़ नॉट कॉज इनफर्टिलिटी। बिल्कुल ये कोई बांझपन नहीं कराती है, कोई बहुत सीरियस उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि वो लीथल हो जाएं, कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम नॉर्मल एक बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं तो क्या होता है, वैक्सीन लगाते तो उस जगह पे रेडनेस हो जाएगी, उस जगह पे तो या आपको तो उसके इम्यून रिएक्शन अगर जनरेट हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, तो ये तो एक गुड साइन होती है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा है और आपके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही है। तो आपको सर्विकल कैंसर की जो वैक्सीन है उसने इफेक्ट किया है, तो इससे डरना नहीं है। हम ज़्यादातर पैनाडोल, ब्रूफेन या आप उसको एक आध दिन रेस्ट करा दें, लेकिन इसके अलावा वो कोई सर्वाइकल कैंसर को प्रोवोक करना, ये भी एक चल रहा है कि भाई ये प्रोवोक करेगी। इट डज़ नॉट प्रोवोक सर्वाइकल कैंसर, इट डज़ नॉट प्रोवोक एनी वजाइनल और पेल्विक इन्फेक्शन। और ये तो है इसीलिए, ये तो है इसीलिए आपको सेव करें। डॉक्टर आयशा, आपको इसलिए ये बात करना ज़रूरी होती है कि आप हमेशा फोकस करती हैं, ज़ाहिर बात है, अपनी ग़िज़ाओं का ख्याल रखें। बच्चियों के लिए आपने कहा जब ये वैक्सीन आपको सेव कर रही है एक साइड से, दूसरी साइड से आप कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जो वाकई आप शामिल करेंगे तो आप इस तरह की कैंसर या और किसी किस्म की जो ख़ास तौर से पेचीदगियाँ होती हैं बच्चियों को, उससे बच सकते हैं? मैं ये समझती हूँ कि बच्चियों को घर के डाइट के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और उनकी ग़िज़ा के अंदर पालक का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, क्योंकि बच्चे जो हैं इनको बहुत अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। रेगुलर तौर पे उनके लिए फल ज़रूर आए जाएं, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए। और उनके जो अगर शुरू से ही आप उनके ऊपर नज़र रखें, अगर ज़रा देखते हैं कि उनके पीरियड्स और साइकिल्स मिसिंग हो रहे हैं तो फ़ौरी तौर पे उनको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और उनका आप देखें कि अगर उनके इस जगह पे बाल आने स्टार्ट हो गए, चेहरे के ऊपर दाने हैं, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो देर ना करें, उनके ब्लड टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी हैं। प्लस बच्चियों का विटामिन डी लेवल वो बहुत लो होता है, थायराइड लेवल, TSH लेवल्स चेक करवाने, और साथ ही साथ उनका PCOS का टेस्ट, क्योंकि ओवरीज़ में सिस्ट आजकल इतनी ज़्यादा कॉमनली पता चल रही हैं और उसका जो वही है ताल्लुक डाइट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। क्योंकि वो चिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं, वो हार्मोनल होता है, डेली रेगुलर तौर पे वो बर्गर्स मंगवाती हैं और सैंडविचेस मंगवाती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करती हैं, उससे वो वेट पुट ऑन करती हैं, फिर उनकी साइकिल्स मिस हो जाती हैं और फिर वेट और PCOS, ये एक विशियस सर्कल है जो आपस में यूं चलता है। तो माँ का ज़रूर काम है कि वो बच्चियों के ऊपर नजर बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। आप क्या कहेंगे डॉक्टर ताहिरा? रिगार्डिंग सर्वाइकल कैंसर, अच्छा मैं बच्चियों के लिए ये एक तो यही, जैसे उन्होंने बोला है कि डॉक्टर आयशा ने कि
आपको डाइट के अंदर जो है वो क्लीन ईटिंग करनी है, आपको सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, हर चीज़ को आप माइनस तो नहीं कर सकते, बट उनको बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। कि आपने एक दिन सब्जी खाई, एक दिन गोश्त खाया, एक दिन दाल खाई, एक दिन चिकन खाई, सब चीज़ों को आपको वो लेना। और आजकल सीड्स का बहुत ज़्यादा रोल है, लाइक चिया, फ्लैक्स, सनफ्लावर, पम्पकिन एंड सेसमी सीड्स। इन सीड्स को ज़रूर अपनी डाइट ग़िज़ा में यूज़ शामिल करें, क्योंकि बिल्कुल। इसके अंदर फाइटो एस्ट्रोजन है जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बहुत बैलेंस करता है और पीसीओ से प्रिवेंट करता है। ठीक है। तो उनका इस्तेमाल करें। और इम्यून सिस्टम को सबसे ज़्यादा बूस्ट करने के लिए आपका विटामिन डी लेवल्स बहुत ज़रूरी है, यही जो बात डॉक्टर सही आयशा ने होना बिल्कुल चाहिए। सही बात। क्यों? और उसको सही होने के लिए उसको गेट इट टेस्टेड, धूप का एक्सपोजर, बाहर जो पहले पुराने ज़माने में होता था कि हम ग्राउंड्स में जाके बिल्कुल, खेलते बिल्कुल। थे, अब हमारा वो अच्छा सनलाइट एक्सपोजर होता था, वो ज़रूरी है। और अगर कमी है तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स इज़ वेरी ठीक है, इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदीला ताहिर हमारे जिंक साथ भी। थी। और जिंक भी बिल्कुल, डॉक्टर अदीला हमारे साथ थी, डॉक्टर आयशा बाज थी। और हमारी पूरी कोशिश आज यही थी कि वो ख़वातीन जो अपनी बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और ख़ास तौर से ना सिर्फ अपना और अपनी बच्चियों का भी ख्याल नहीं रख पा रही हैं और जंक फूड या प्रोसेस फूड की तरफ जा रही हैं, उन्हें इससे अवॉइड करना चाहिए। और जो वैक्सीन है HPV, इस पे जो भी इस तरह की मिथ्स आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है दूर रखें इससे और ये कुछ गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ बैठ के दोनों डॉक्टर्स ने ये कह दी कि हमारी भी औलादें, हमारी भी बेटियाँ हैं, हम ऐसे ही ये बात नहीं कर रहे, इससे बड़ी क्या बात होगी। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।